ब्लैक विडो की एंडिंग ठीक उसी तरह हुई है जैसे से प्रेडिक्ट किया गया था कि कैसे सिविल वॉर की कहानी के अंत के बाद कुछ सीक्रेट एवेंजर जैसे की स्थापना होगी। अब देखो ये कहानी ब्लैक विडो के ऊपर निर्धारित होने की जगह ये अपने विक्टिमाइज और अब्यूज्ड विक्टिम्स के ऊपर उनको ज्यादा फोकस करके दिखाती है। मगर जैसे भी ये कहानी एंड हुई है, एमसीयू की कहानियों की एंडिंग कहीं ना कहीं हमें लेके जाती है, जिनका कुछ मतलब होता है कि एमसीयू के फ्यूचर में ये कुछ मीनिंग लेकर आएंगी। तो डायरेक्टली अगर कहानी की एंडिंग की तरफ देखें तो नताशा जनरल रॉस की कस्टडी से कैसे भागी होगी, क्योंकि जनरल रॉस पूरी ब्लैक विडो मूवी में किसी एक लूज एंड की तरह ही हमें दिखाए गए हैं, जो बस पूरी पिक्चर में नताशा की पोजीशन को डिस्कवर करने के लिए रहता है और नताशा बाकी विडोज के साथ भागने के बजाय वहीं पे रॉस की कॉन्वे का ध्यान भटकाने के लिए रुक जाती है। अब देखो ये काफी ही प्रेडिक्टेबल सैक्रिफाइस था, जहां नताशा अपने फैमिली को एस्केप करने का एक चांस देती है ताकि वो दुनिया में बाकी बची हुई विडोज को इस चंगुल से फ्री करा सके। मगर ठीक कहानी वहीं पे एंड हो जाती है। हमें कहानी बिल्कुल भी सीरियस लेके कंप्लीटली नहीं समझाती कि दोनों के बीच में हुआ क्या होगा, नताशा भागी कैसे होगी, भागी तो छोड़ो, दोनों के बीच में एनकाउंटर क्या हुआ होगा, रॉस का एक्चुअली में ऑफर क्या कर सकती है, क्योंकि उसने रेड रूम की चिप तो ऑलरेडी ही एलिना को दे दी है ताकि वो दुनिया में बाकी बची हुई विडोज को वहां से छुड़ा सके, और उसने रॉस को मारा तो नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में तो वो जिंदा था। तो इन सब बातों को बस एक ही पॉसिबल पीजी सोल्यूशन निकलता है कि भाई नताशा रॉस के कस्टडी में तभी तक रही होगी जब तक उसके पास कोई भागने का उसे कोई डायवर्जन नहीं मिला होगा, और ये बात समझ में भी आती है कि इन्फिनिटी वॉर तक वो वहां से भागी रही थी। मगर फिर भी ये सब बातें पिक्चर में खुल के नहीं बताई या दिखाई गई हैं कि जैसे कि पब्लिक को तो पता ही होगा, उन्हें बताने की जरूरत ही क्या है। अब देखो इन सब बातों के बाद भी पिक्चर में एक बहुत ही स्वीट सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमको देखने को मिलता है, जहां येलेना अपना जैकेट नताशा को दे देती है। कहानी का ये ईस्टर एग थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है क्योंकि उसका इन्फिनिटी वॉर वाला आउटफिट अपनी बहन को रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि येलेना ने अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार कोई चीज खरीदी है तो वो था उसका काफी सारे जेबों वाला जैकेट। वो डायरेक्टली नताशा को वो अपना जैकेट दे देती है कि एक याद के रूप में कि जैसे नताशा को वो जैकेट पसंद में आया था। अब देखो येलेना का जो एक्साइटमेंट और अफेक्शन है अपने सामान को ओन करने के लिए, कि उसने जिंदगी में सबसे पहली बार अपनी मर्जी से कोई चीज अपने से ओन की। ये जैकेट खाली सिंबॉलिकली येलेना को ही नहीं रिप्रेजेंट करता है, बल्कि नताशा के भी ओन आइडेंटिटी को भी एक्सप्रेस करता है कि वो फाइनली द्रेकॉव के साये से बाहर आ चुकी है। खैर फिर भी ये बात अच्छी है कि ये सिंबल किसी ट्रेजेडी से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि ये उसे उसी फैमिली की तरफ उसे और भी पास लेकर जाता है। अब आते हैं कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर, जो मेमोरियल वाला होता है। तो ये टोनी स्टार्क के फ्यूनरल की तरह मल्टी स्टारर तो नहीं था, जहां पे फैंसी हीरोज अपने फैमिली को श्रद्धांजलि देने के लिए आए होते हैं। अब देखो फिर भी यार जैसी भी बातें हुई हो, नताशा को उसकी रिस्पेक्ट मिली, लेकिन उसकी मुंह बोली बहनी वहां पे आती है उसे शोक मनाने के लिए, रादर देन जिसे वो अपनी फैमिली मानती थी। अब देखो इस बात से ये बात तो पता चलती है कि भाई नताशा और येलेना का रिलेशनशिप फेक होने के बावजूद भी काफी ही ज्यादा रियल था। लेकिन काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमें ये भी देखने को मिलती है कि नताशा के रेस्टिंग प्लेस के दौरान ही उसकी बहन किसी नॉट सो गुड पाथ पे जाते हुए हमें देखने को नजर आती है, जहां हमें उसका मार्गदर्शन करते हुए नजर आती है कंटेसा वैलेंटीना अलागेरा दे ला फोंटेन। निक फ्यूरी बनेगी, एवेंजर्स रिक्रूट करेगी। अब देखो चलो फिर भी जैसे ये बात हुई, ये बात हमें कंफर्म हो जाती है कि येलेना के एमसीयू में रिटर्न काफी जोरदार होने वाला है। अब देखो इस पिक्चर की एंडिंग चाहे जैसे भी हो, अच्छी हो या बुरे हो, मगर यह समय बिजनेस की चर्चा करने के लिए मैं एप्रोप्रिएट नहीं मानता। निक फ्यूरी भी एक कदम के लिए अपने कदम पीछे हटा लेता है। हम सब फैंस किसी इमोशनल मोमेंट पे थे, मगर इस सीन को ओवरली कॉमेडिक ब्लो के साथ प्रस्तुत किया गया है आघात रूप से कि भाई पब्लिक को मजा आने वाली है। अब देखो ऐसी बात नहीं है कि मैं कंटेसा वैलेंटीना अलागेरा दे ला फोंटेन को देख के सरप्राइज नहीं हुआ था, मैं सरप्राइज था और बातें समझ में भी आने लगी थी कि ओ तो रास्ता यहां जा रहा है। मगर नताशा मेमोरियल पे इस तरह से कॉमिक वे में बात करना क्या सही था, क्योंकि एंड गेम में टोनी की डेथ को भी कहानी सीरियसली लेके चलती है। स्नाइडर साहब भी फ्यूनरल्स को सीरियसली लेके बात करते हैं, मगर फिर भी इस सीन के दौरान हमें एमसीयू के फ्यूचर इनसाइट्स के भी बारे में जानकारी देखने को मिलती है, जहां कंटेसा वैलेंटीना अलागेरा दे ला फोंटेन के ऊपर भी कुछ अंधेरे राज हैं कि भाई उसके ऊपर भी उन्हें सबको कोई कंट्रोल कर रहा है, वो भी किसी के लिए काम करती है। वो चीज तो देखने लायक होगी कि ये उनका ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्शनल सुपर ह्यूमन इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करता है एमसीयू के फ्यूचर पावर प्ले के लिए। अब देखो स्पेकुलेशंस तो काफी सारे ये निकल के आ रहे हैं कि एमसीयू के डार्क एवेंजर्स को कैसी कहानी की उनकी स्थापना करेगा, या फिर ये एमसीयू के थंडरबोल्ट्स को अपनी कहानी के टेक के साथ शुरुआत करके हमें दिखाने को मिलेगा। अभी तक तो हमें टीम में येलेना और कैप्टन अमेरिका के रिप ऑफ यूएस एजेंट ही देखने को इनिशियल तौर पे कंफर्म हुआ है, मगर भाई इन सब बातों के बाद भी येलेना और उसकी एसोसिएट का डायनेमिक थोड़ा सा खफा एम्प्लॉय की तरह नजर आता है, कि जो दोनों एक साथ काम तो कर रहे हैं मगर असंतुष्ट हैं, मेनली बिकॉज कि जिस तरीके का उनका काम है और जैसे उन्हें पैसे मिल रहे हैं। उसके बाद वैल को येलेना को अपना नेक्स्ट टारगेट हैंड ओवर करते हुए ये कहना कि यह तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार है, येलेना में एक इमोशनल रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा, क्योंकि वो क्लिंट को मारने के लिए अपनी जान लगा देगी, क्योंकि भाई मैटर पर्सनल हो जाता है यहाँ पे। मगर क्लिंट किस तरह का थ्रेट साबित होगा वेल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो बात देखना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि भाई अब समझ में आ रहा है कि सारी चीजें कि हॉकाई सीरीज में
में वैल का रहना उसकी इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज्यादा रखता है। अब देखो इन सब बातों के साथ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर येलेना को अपनी बहन का ट्रू सैक्रिफाइस का मतलब नहीं पता तो क्या पूरी दुनिया से नताशा के सैक्रिफाइस की इंपॉर्टेंस छुपाई जा रही है कि दुनिया खाली टोनी की ही सैक्रिफाइस के बारे में ही रोना गा रही है। आई लव यू 3000 ये भी तो वहां पे थी, इसने भी तो सैक्रिफाइस किया, क्या सबको पता है? ये भी सवाल खड़े होते हैं। और गुरु लोग वैल का असेसमेंट हॉकाई को एलिमिनेट करना उसके प्लान को ऐसे भी सजेस्ट करता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन एवेंजर्स को भी थ्रेट मानता है। मगर वो सब बातें तो देखने लायक होंगी ही, मगर उससे ज्यादा बात मैटर करती है कि स्टेक्स कितने बड़े हैं। एंड गेम ने एक बहुत बड़ी गलती की कि उन्होंने नताशा के मेमोरियल नहीं दिया और ऑडियंस से एक्सपेक्ट किया कि हम काम चला लेंगे कि जैसे कि कोई एक साइड कैरेक्टर हो वो, और हमेशा से उसकी ऐसी इमेज बना के रखते आए हैं कि नॉट सो इंपॉर्टेंट स्टोरी माफिक। मगर फिर भी जो होना था वो हुआ। नताशा के कैरेक्टर को ब्रीथ करने के लिए उसको स्पेस मिली और उसके कंक्लूजन में उसकी कहानी चाहे जैसी भी निकली हो, लोगों को पसंद आई या नहीं आई वो बातें तो डिबेटेबल हैं, लेकिन नताशा दुनियादारी छोड़ के अकेले में कैसे अपने आप को सक्सेसफुली रिप्रेजेंट करती है वो ये कहानी बखूबी दिखा देती है। दुनिया की एक्टिव मेंबर रहते हुए अपने आप को बवाल चीज की तरह तो दिखाती है, मगर ये बात भी जरूरी है कि वो अकेले अपने आप के लिए कैसी है। और अब वो भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन ब्लैक विडो को उसकी नताशा रोमानॉफ वाली स्टोरी लाइन मिली गई, क्योंकि ये कहानी हमेशा से ही उसकी थी और हमेशा रहेगी नताशा रोमानॉफ की। और इसके अलावा आप इस कहानी के एंडिंग पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में कैसा सोचते हैं? क्या आपको ये सरप्राइज करती है? क्योंकि मुझको तो डेफिनेटली किया है इसने, मगर इस सब के बातों के बाद भी ये क्या और सारी चीजें आपके लिए मायने रखती है उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखें कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मारो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।